हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड में फेज रूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज रूल की डेफिनेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले गिब्स ने फेज रूल के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी कि P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, जहाँ P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस, अवस्थाएं हैं, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड C नंबर ऑफ कंपोनेंट है। और हमने फेज को डिफाइन किया था कि फेज इज डिफाइंड एज ए homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of a system, and in this system the all phases are equilibrium with each other with the transition of the substances. And component क्या है कि component वह स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स है जो कि सिस्टम में उपस्थित सभी फेजेस के कंपोजिशन को बता सकती है, नॉन एज द कंपोनेंट। और आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन, जो कि पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। इसको वेरिएंस के नाम से भी कहते हैं। और सिस्टम में अगर क्या है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऐसा सिस्टम यूनिवेरिएंट कहलाता है। अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सिस्टम बाईवेरिएंट कहलाता है। और यदि सिस्टम में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है यानी 0 हो तो ऐसा सिस्टम नॉन वेरिएंट या यूनिवेरिएंट कहलाता है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट, जब सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन फेज, यदि किसी सिस्टम में केवल एक ही अवस्था, गैस अवस्था उपस्थित हो तो इस केस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो हम जानते हैं कि प्योर गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को फॉलो करती है। और अगर हम इसमें से 3 वेरिएबल जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसमें से किसी एक उसको 2 वेरिएबल को अगर हम फिक्स कर दें, तीसरा वेरिएबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, बाईवेरिएंट सिस्टम होगा। इट मीन्स प्योर गैस हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड एग्जाम्पल, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस, जैसे सिस्टम में 2 या 2 से अधिक गैसेस होगी तो ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, तीनों की आवश्यकता होगी। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सिस्टम की नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 3 होगा। तो ये ट्राई वेरिएंट सिस्टम होगा। और सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अनसेचुरेटेड वाटर वेपर, ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो ऐसे सिस्टम के डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, 2 होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, बाईवेरिएंट होगा। एंड फोर्थ एग्जांपल इज वाटर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर, अगर पानी क्या है इसके भाप के साथ में साम्य अवस्था में है तो ऐसे सिस्टम को क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 होगा। क्यों कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें तो यानी एक वेरिएबल आइदर टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें ओनली एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो सिस्टम इज देयरफॉर यूनिवेरिएंट। ऐसा सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। पांचवा एग्जांपल इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, अगर ऐसा सिस्टम हो जिसमें क्या हो कि एक्सेस सॉलिड ऑफ KCl हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसमें जो KCl का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। एक कौन सा सॉल्यूशन KCl का जो क्वांटिटी है वो पानी में डिसॉल्व होगी यानी सॉल्यूशन ऑफ KCl होगा, और वाटर वेपर होगी, यानी 3 जो फेजेस इसमें इक्विलिब्रियम में होगी, KCl सॉलिड, KCl सॉल्यूशन एंड वाटर वेपर। तो यहाँ जो फिक्स टेम्परेचर पे क्या है, जो इसकी सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट है और वेपर प्रेशर, दोनों इसकी क्या एक डेफिनेट वैल्यू होगी, यहाँ नहीं, 2 चीज़ जो टेम्परेचर और प्रेशर। तो ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें एक किसी वेरिएबल की आइदर टेम्परेचर की या प्रेशर की आवश्यकता होगी। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा।
एंड सिक्स एग्जाम्पल इज द आइस वाटर वेपर सिस्टम। हम जानते हैं कि इसमें 3 फेजेस है, आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वेपर गैस। तो यहाँ 3 फेज सिस्टम है। तो 3 फेज सिस्टम क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो तीनों फेज तभी इक्विलिब्रियम रहेगी जब टेम्परेचर और प्रेशर उसका क्या रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा। यानी इस फ्रीजिंग पॉइंट पर तीनों जो फेजेस आपस में क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। इसमें कोई भी चेंज कर दे इस फैक्टर यानी टेम्परेचर में या प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसका डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें मतलब उसका फेज चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर हैव द डेफिनेट वैल्यू, हैज द टू वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑलरेडी फिक्स। तो ऐसे केस में क्या है कि इसमें किसी भी जो है वेरिएबल की सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जरूरत नहीं है। तो सिस्टम में क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर ऑलरेडी फिक्स है, ऑटोमेटिकली फिक्स है, तो ये ऐसे सिस्टम को क्या होगा, कोई भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा सिस्टम इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट कहलाता है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है, 0 है। अब हम इस एग्जाम्पल मैंने इसे 14 जो है प्रॉब्लम लिखी है, इस प्रॉब्लम से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे और कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इसको समझने के लिए मैंने ये जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है NH4Cl सॉलिड कन्वर्ट इनटू द अमोनिया गैस प्लस HCl गैस। तो यहाँ हम देखते हैं फेजेस क्या है, 2, सॉलिड एंड गैस, एंड कंपोनेंट क्या होगा इसमें, 1, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज सफिशिएंट टू डिफाइन द सिस्टम प्रेजेंट इन द कांस्टेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम NH3 प्लस HCl। जब क्या है, दोनों PNH3 इक्वल टू PHCl है तो कंपोनेंट केवल एक की आवश्यकता है, किसकी, NH4Cl की। तो यानी यहाँ कंपोनेंट C का मान क्या होगा, 1 होगा। इक्वेशन हम जानते हैं किस फेज रूल की, तो F इक्वल टू C प्लस 2 माइनस P। यहाँ C का मान 1 होगा प्लस 2 एंड फेजेस क्या है, 2 फेजेस है, सॉलिड एंड गैस। तो यहाँ जो F का मान है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1, यानी यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड कन्वर्ट टू द अमोनिया गैस एंड HCl गैस। यहाँ जो है अमोनिया और HCl इनका प्रेशर क्या है, दोनों का, इन गैसेस का नॉट इक्वल है, समान नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, फेजेस तो 2 ही है, सॉलिड एंड गैस, एंड जो कंपोनेंट है वहाँ यहाँ 2 होंगे, एक तो होगा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा होगा HCl आइदर अमोनिया। तो दो इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 कॉन्स्टेंट की जरूरत है, C इक्वल टू 2, कंपोनेंट का मान 2 होगा। तो अगेन इक्वेशन क्या है अपनी, F इक्वल टू C प्लस 2 माइनस P, यानी 2 कंपोनेंट C प्लस 2 एंड माइनस 2, यानी यहाँ डिग्री फ्रीडम का मान 2 होगा, यानी सिस्टम ये बाइवेरिएंट होगा। थर्ड एग्जाम्पल, I2 सॉलिड आयोडीन सॉलिड कन्वर्ट टू आयोडीन वाटर प्लस आयोडीन बेंजीन। इस केस में क्या होगा, फेज क्या है, 3 है, सॉलिड आयोडीन, एक्वस आयोडीन एंड आयोडीन इन बेंजीन। तो फेजेस P इक्वल टू 3 है, कंपोनेंट भी C इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, आयोडीन I2 प्लस वाटर प्लस बेंजीन। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी इस केस में भी सिस्टम बाइवेरिएंट होगा। एंड फोर्थ केस इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू द कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगेन इसमें फोर्थ केस में भी जो फेजेस है वहाँ 3 है और कंपोनेंट क्या होंगे, 2 होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड आइदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो F का मान क्या होगा, 2 प्लस 2 एंड क्या है माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यानी ये सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। यानी यहाँ एक डिग्री ऑफ जो वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है, तो इस डिग्री फ्रीडम का मान 1 होगा। एंड फिफ्थ केस, वाटर एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वाटर क्या है फ्रीजिंग पॉइंट पे, यानी मैंने अभी बताया था कि तीनों के साथ ही तीनों फेज में कोएग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम पर। तो P इक्वल टू 3 होगा, आइस वाटर एंड वेपर, एंड C का मान क्या होगा, कंपोनेंट एक सफिशिएंट है H2O, C इक्वल टू 1। तो F का मान क्या होगा, P C प्लस 2 माइनस P, यानी F इक्वल टू 0।
यहाँ ये सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट होगा। यहाँ कोई किसी भी इसको वेरिएबल को सिस्टम को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, इसका डिग्री फ्रीडम का मान 0 होगा। 6th इज वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में क्या है, फेजेस दो हैं, लिक्विड वाटर एंड वेपर, और P इक्वल टू 2 हो गया। C कंपोनेंट अगेन क्या होगा, H2O एक कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, C इक्वल टू 1। तो यहाँ जो डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, F इक्वल टू 1, यानी ये सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। एंड सेवंथ प्रॉब्लम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का क्या एक्वस सॉल्यूशन है, तो फेज क्या है 1, बोथ आर द मिसिबल, मतलब आपस में H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन यानी एक ही फेज है, लिक्विड है, तो P इक्वल टू 1 होगा। कंपोनेंट यहाँ क्या होंगे, दो होंगे, H2SO4 एंड वाटर। तो डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, F इक्वल टू 3, या ट्राइवेरिएंट होगा सिस्टम, यानी 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी सिस्टम को समझाने के लिए। एंड एट्थ प्रॉब्लम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग H2SO4 एंड एसिटिक एसिड। ये क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड H2SO4 डिसॉल्व इन द वाटर। तो फेज का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ कंपोनेंट क्या होंगे, 3 होंगे, वाटर, H2SO4 एंड एसिटिक एसिड। तो C इक्वल टू 3, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, F इक्वल टू 4। यहाँ क्या होगा, 4 डिग्री ऑफ वेरिएबल्स चाहिए इस सिस्टम को समझाने के लिए, यानी F का मान 4 होगा। एंड 9th प्रॉब्लम है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या है, जो है ग्लूकोज पानी में डालने में कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो फेज क्या होगी, एक होगी, P इक्वल टू 1 होगा। एंड यहाँ C का मान क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, ग्लूकोज एंड वाटर। एंड ऑब्वियसली F का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 3 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होगा। एंड 10th पॉइंट है, प्रॉब्लम है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ भी सेम सिचुएशन, फेज क्या है, क्योंकि जो सॉल्ट है कंप्लीटली सॉल्युबल इन दी वाटर, तो फेज 1 होगा। एंड C का मान, कंपोनेंट का मान 2 होगा, NaCl प्लस वाटर, तो F का मान क्या होगा, डिग्री फ्रीडम का मान 3 होगा। एंड 11th पॉइंट इज द शुगर सॉल्यूशन कंटेंट इन एन ओपन बीकर। ओपन बीकर में, यानी बीकर तो कोई फेज नहीं है, तो अगेन अगर फेज तो एक ही होगी, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन कंप्लीटली सॉल्युबल इन द वाटर, तो फेज होमोजीनियस है तो एक होगी, कंपोनेंट 2 होंगे, शुगर प्लस वाटर, तो F का मान क्या होगा, 3 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। एंड 12th Na2SO4 contain H2O and convert into the sodium sulfate solid plus 10 H2O liquid। तो यहाँ फेजेस क्या है, 3 है, एंड कंपोनेंट भी इसमें 2 होंगे, सोडियम सल्फेट एंड H2O। तो F का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में रखने पर F इक्वल टू C प्लस 2 माइनस P, यानी F का मान 1 होगा। और जो 13th प्रॉब्लम है, ए बीकर कंटेनिंग लिक्विड वाटर एंड सैंड। तो सैंड क्या करती है कि अपने, मतलब इसमें सैंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फेज बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज बिटवीन सैंड एंड अदर फेजेस। हमने फेज को पहले डिफाइन कर चुके हैं, फेज क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मैकेनिकली सेपरेबल होनी चाहिए, और आपस में क्या होना चाहिए, फेजेस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उनका केमिकल स्पीसीज का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। तो सैंड वाटर में केमिकल स्पीसीज का कोई भी एक्सचेंज नहीं है, तो सैंड को हम फेज नहीं मानेंगे। तो P इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2 होगा, लिक्विड वाटर प्लस वेपर, ठीक है। तो P इक्वल टू 2, और कंपोनेंट केवल यहाँ एक ही होगा, C इक्वल टू 1 वाटर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एंड 14th प्रॉब्लम है, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ एक नई बात है कि हम लिखे फेजेस तो 2 हैं, कौन सी है, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है, गैस एंड क्या है, लिक्विड। तो फेज 2 है, कंपोनेंट अगेन एक ही है, H2O। और अब यहाँ प्रेशर हमने देखा है कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ फेज रूल चेंज हो जाएगा, P प्लस F इक्वल टू C प्लस 1,
या F इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस 1 माइनस P, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट या क्या होगा, इनवेरिएंट सिस्टम होगा। तो ये इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह किसी भी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ फेजेस होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द फेज रूल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल से समझाया था कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता हो और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी जो इसकी फेजेस हैं किसी सिस्टम में आपस में इक्विलिब्रियम में है। जो इसमें इसकी नई बात यह है कि ऐसा हम लॉ ऑफ मास एक्शन से भी समझ सकते हैं कि कितनी जो है इसकी फेजेस है। परंतु जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये प्रिडिक्ट नहीं करता है जो कंपाउंड है वो क्या है, जो नए जो समझ लो दो कंपाउंड है ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करके जो न्यू फेज जो बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, वो न्यू फेज जो होगी वो कैसी होगी उसके बारे में क्या करता है, प्रिडिक्ट नहीं करता है। जबकि हम फेज रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितनी प्रेजेंट है। अगर हमें डिग्री फ्रीडम का मान पता हो और कंपोनेंट का मान पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेजेस को पता कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ये किसी भी जो अपने सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम में कितनी स्टेट है उसको जानने का एक सिंपल मेथड है कि एक सिस्टम है इसमें कितनी अवस्था है जो कि आपस में साम्य अवस्था में है। तो ये जानने का एक सिंपल मेथड है विच इज क्या है, डिटरमाइंड बाय द फेज रूल। ठीक है, एंड इट कंफर्म्स दैट सिस्टम डिफरेंट सिस्टम हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम। ये बताता है फेज रूल कि अगर अलग अलग सिस्टम है और उसमें अगर समान डिग्री फ्रीडम है तो वो क्या होगा, जो बिहेवियर है उसका वो भी क्या होगा, सेम होगा। जो सिस्टम अलग अलग हो परंतु डिग्री फ्रीडम का मान सेम है तो बिहेव इन दी सेम मैनर। ओके, एंड fourth application is the phase rule takes no account of the nature or amount of the substances। जो पदार्थ जो कि सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नेचर कैसा है, कितना अमाउंट लिया है, उसमें फेज रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे फेज रूल की जो इक्वेशन है उसमें मतलब वो कोई भी अकाउंट नहीं रखता है, यानी उससे उसकी कोई मतलब फर्क नहीं आता है। और जो फेज रूल है वो क्या करता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल फेज रिएक्शंस में इक्वली एप्लीकेबल है। दोनों में हम फिजिकल हो या केमिकल रिएक्शंस हो, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फेज रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और फेज रूल जो है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हमें जो सिस्टम है उसमें कितने जो स्पीसीज जो भाग ले रही है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसको जानने की जरूरत नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर हम उसके वेरिएबल्स में, वेरिएबल कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसका सिस्टम का बिहेवियर में क्या चेंज होगा इसके बारे में ये जो फेज रूल है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। यानी इसकी सहायता से हम इसके जो सिस्टम के बिहेवियर को हम जान सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन द इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन दी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या करता है कि ये फेज रूल से हमें ये पता चल जाता है कि जो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट के बीच में, तो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हम मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्री है उसमें ये क्या कर सकता है, फेज रूल बहुत एप्लीकेबल है। और इसके अलावा हम प्रैक्टिकल फील्ड जैसे मैंने अभी बताया इंडस्ट्रीज में है, तो आइसोलेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर, कहीं मिक्सचर उसके हम सॉल्ट का आइसोलेट कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज एक्सेट्रा। इन सभी जो इंडस्ट्रीज हैं इन सब में इस फेज रूल की एप्लीकेशंस है। These all are the applications of the phase rule, but limitations of phase rule are also possible। फर्स्ट की फेज रूल केवल जो 3 वेरिएबल हमने डिस्कस किए थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, परंतु ये इन 3 के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है सच एज इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, सरफेस फोर्सेस, इन सबको ये क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता है, इसको इग्नोर किया है। तो अगर हम इनको इंक्लूड करें तो फेज रूल में भी दूसरे शेप में होगा, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू प्लस क्यू। यहाँ क्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है अदर देन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो ये इसमें क्या सकते हैं, इसमें ये चीज़ अगर ऐड करें तो फेज रूल चेंज हो जाएगा।
तो उसने इस वाले फेज रूल में ये 3 चीज़ इंक्लूड नहीं की है। And second is the phase rule is applicable to heterogeneous system in equilibrium. हम जानते हैं कि फेज रूल केवल जो है विसंगि तंत्र है, जब समय अवस्था में है तभी ही एप्लीकेबल होता है, परंतु ऐसे सिस्टम जिसमें कि क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्लो होते हैं, तो ऐसे सिस्टम के लिए ये फेज रूल क्या है एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड फेज रूल क्या करता है, केवल सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेप को में ही एप्लीकेबल होता है। बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसमें कि मोर देन वन इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो, ज़्यादा इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो ऐसे केस में फेज रूल क्या होता है एप्लीकेबल नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ फोर्थ इज क्या है कि फेज रूल क्या है, केवल हमने पढ़ा भी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है टाइम फैक्टर क्या है इंडिपेंडेंट रहता है, यानी टाइम को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फेज रूल में टाइम इज नॉट ए वेरिएबल, क्योंकि बिकॉज दिस रूल इज अप्लाइज सिस्टम इन द व्हेन सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो वेरिएबल इंपॉर्टेंट वेरिएबल है टाइम, इसको हम इसमें फेज रूल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो दिस फोर ऑल आर द क्या है लिमिटेशंस ऑफ द फेज रूल। नाउ दिस लेक्चर इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।